हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 9। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 9 स्टैंडर्ड 11 का। ठीक है, और उसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट उसके अंदर क्या आ रहा है, टॉपिक आ रहा है कि चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर के नाम की अगर हम बात करें तो चैप्टर का नाम क्या है? ठोसों के यांत्रिक गुण। ठीक है, देखो ठोस पदार्थ हमने ऑलरेडी सुना हुआ है कि हमने देखा है कि कोई भी पदार्थ होते हैं, तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है हमारा ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ठोस चीज़ किसको हम बोलते हैं? जिसका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। कद कैसा होता है? निश्चित होता है। जिसके आकार में अपने आप कोई परिवर्तन ना होता हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ठोस। जैसे अगर एग्जाम्पल में लेना चाहे तो कोई भी लकड़ी का ब्लॉक हो गया, ठीक है, कोई भी धातु हो गई, और धातु को तुम रखते हो तो क्या धातु के अपने आप चीज़ें उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। हम चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, अगर उस पर हम क्या करेंगे, अगर बल लगाएंगे तो उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जब तक हम बल नहीं लगाएंगे तब तक उसका आकार कैसा रहता है? निश्चित रहता है। ठीक है, और दूसरा बात करें द्रव। अब द्रव का आकार कैसा रहता है? फिक्स रहता है? नहीं, उसको तुम जिस भी पात्र में भर देते हो, पात्र का जो आकार होगा, जो वस्तु का आकार होगा, वो क्या करता है? वैसा आकार धारण कर लेता है। मीन्स कि उसका आकार क्या नहीं रहता है? निश्चित नहीं रहता है, लेकिन उसका कद निश्चित रहता है। कद से मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो उसका कद है 1 लीटर। मीन्स कि अगर पानी की हम बात करें, जैसे मान लेते हैं कि पानी 1 लीटर पानी है, तुम उसको कहीं पे भी रखोगे तो उसका पानी का मात्रा कितना रहेगा? 1 लीटर रहेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसका आकार फिक्स रहे। ग्लास में रखोगे तो ग्लास का जो आकार होगा वैसा हो जाएगा। ग्लास की जगह उसको अगर तुम थाली में रख दो तो जो थाली का आकार हो जाएगा वो क्या करेगा? उस आकार को ग्रहण कर लेता है। मीन्स कि उसका आकार निश्चित नहीं रहता है, लेकिन कद निश्चित रहता है। मीन्स कि उसकी मात्रा निश्चित रहती है। ठीक है, और तीसरे अगर हम बात करें गैस के लिए, तो गैस में हम क्या देखते हैं? उसका ना तो आकार निश्चित रहता है, ना उसका कद निश्चित रहता है। ठीक है, तुम चाहो तो उसको कहीं भी बढ़ सकते हो। जैसे अगर हम गैस की बात करें, जैसे मान लो तुम क्या करो, रूम के किसी एक कोने में, बड़ा सा एक रूम है, उसके किसी एक कोने में अगर तुम क्या करो, अगरबत्ती जला दो। अगरबत्ती जलाओगे तो उसकी सुगंध क्या होती है? पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होती है? वायु क्या होती है? हर जगह बदलती रहती है। इसकी उसका आकार लगातार क्या रहता है? विस्तार होता रहता है। ठीक है, उसको तुम पकड़ के रखो तो उसके आकार को अगर चाहो तो कम भी कर सकते हो। ये चीज़ें होती है, मतलब उसके आकार कोई फिक्स नहीं होता, उसका कद कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो हमें किसकी बात करनी? हमें बात करनी है किसके लिए? ठोसों के लिए। हमारा मेन टारगेट यहाँ पे क्या रहेगा? किसके लिए चर्चा करेंगे हम? ठोसों के लिए। ठीक है, ठोसों के लिए अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमने देखो फर्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़े, तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है? अध्याय 7 में हमने पिंडों की घूर्णन के बारे में पढ़ा और ये समझा कि किसी भी पिंड की गति इस बात पर कैसे निर्भर करती है कि पिंड के अंदर द्रव्यमान किस प्रकार वितरित है। और हमने अपने अध्ययन को केवल दृढ़ पिंडों की सरल स्थितियों तक ही सीमित रखा था। मतलब हमने 7 चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी आकार, कोई भी वस्तु होती है किससे बनी होती है? दृढ़ पिंड से। दृढ़ पिंड का मतलब वहाँ पे क्या बताया था? दृढ़ मतलब एकदम दृढ़ होती है, ठोस चीज़ रहती है, उसके आकार में कभी भी क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा है चीज़ कि देखो एक ऐसा साधारणतः दृढ़ पिंड का अर्थ होता है कि एक ऐसा कठोर ठोस पदार्थ जिसकी कोई निश्चित आकृति तथा आकार हो, परंतु वास्तव में पिंडों को तनित, संपीड़ित एवं बंकित कर सकते हैं। ठीक है, तो वास्तव में क्या कर सकते हैं हम? चीज़ों को अगर बदलना चाहे तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? चीज़ों को बदल सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है कि वास्तव में मीन्स वास्तव में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको हम क्या कर सकते हैं? उसका आकार निश्चित हो। तो वास्तव में पिंडों को हम क्या कर सकते हैं? तनित कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, अथवा बंकित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो 3 वर्ड है उनका मतलब देख लीजिए। तनित, तनित मतलब तनाव होना। जैसे मान लो कोई धातु होता है, धातु को हम क्या कर सकते हैं? अगर खींचेंगे तो जैसे कि मान लो कोई भी तार होता है, अगर हमने तो कभी देखा हो, जैसे कि नॉर्मल से अगर हम एक बात करें ठोस में, तो रबर हम देखें तो रबर भी किसके अंदर आता है? ना द्रव के अंदर आता है, ना गैस के अंदर आता है, वो किसके अंदर आता है? ठोस के अंदर। तो रबर को अगर हम पकड़ के खींचेंगे तो कैसा होता है? उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, और उसको चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? दबा भी सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग भी अगर तुमने देखा हो तो वो किसकी बनी होती है? धातु की बनी रहती है। धातु की बनी रहती है, स्टील की वगैरह बनी रहती है। तो स्प्रिंग को तुम चाहो तो दबा भी सकते हो, और स्प्रिंग को चाहो तो तुम खींच भी सकते हो। और खींचोगे मतलब क्या होगा? तनाव होगा, तनित होगी, लंबाई में वृद्धि होती है, तो उसको हम तनित बोलेंगे। संपीड़ित मतलब उसके आकार में क्या होना? कमी होना। तो ये चीज़ हमने देख ली। तो इसका क्या कर सकते हैं हम? मतलब तनित भी कर सकते हैं, संपीड़ित भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्या होती है? एक आवश्यक पर्याप्त बल की जरूरत होती है। देखो यही उन्होंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, यहाँ तक कि किसी काफ़ी दृढ़ इस्पात की छड़ को
भी एक पर्याप्त बाह्य बल, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया, एक पर्याप्त बाह्य बल लगाकर विरूपित किया जा सकता है। विरूपित का मतलब होता है उसके आकार में परिवर्तन करना। मीन्स की कोई भी इस्पात होगी, कोई भी छड़ होगी, उसके ऊपर अगर हम पर्याप्त बल लगाएं तो उसके आकार में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो इससे ये अर्थ निकलता है कि ठोस पिंड पूर्ण रूप से दृढ़ नहीं होते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से दृढ़ नहीं होते मतलब उनके आकार में परिवर्तन तो होता है, लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, एक आवश्यक बल हमें लगाना पड़ेगा। जब तक वो आवश्यक बल नहीं लगाओगे तो उसमें आकार में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर बात करें तो नॉर्मल सी हमारे पास जो अगर देखा हो तो स्टील की जो स्केल रहती है एकदम ऐसा सीधी रहती है, और उसको तुम चाहो तो दोनों सिरों से ऐसे पकड़ के अगर मोड़ना चाहो तो ऐसे मुड़ सकती है। ठीक है, वो भी तो स्टील की बनी होती है। स्टील की स्केल जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल सी बड़ी सी जो रहती है, ठीक है, उसको अगर हम दोनों सिरों से पकड़ के क्या करें, अगर मोड़ेंगे तो क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, मुड़ जाती। तो वो भी तो ठोस है, और ठोस फिर भी हम उसके क्या कर सकते हैं, आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये मतलब नहीं हो कि आकार में कभी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसकी क्या होता है, पर्याप्त बल की मात्रा की ज़रूरत होती है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उसके आकार को बदल सकते हैं। और फिर अगर नेक्स्ट पैराग्राफ के पहली लाइन में देखें तो क्या बोला है, किसी ठोस की एक निश्चित आकृति तथा आकार होता है, और किसी पिंड की आकृति अथवा आकार को बदलने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। और यदि किसी कुंडलित स्प्रिंग के, देखो यहाँ पे लिख दिया पहले ही में, तो कुंडलित स्प्रिंग के सिरों को धीरे से अगर खींच के विस्तारित किया जाए तो स्प्रिंग की लंबाई थोड़ी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, प्रत्यास्थता और अप्रत्यास्थता। ठीक है, अब देखो अगर रबड़ की हम बात करें, ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, रबड़ की बात करें, तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या क्या है, रबड़ रखा हुआ है। ठीक है, रबड़ के दोनों सिरों को अगर पकड़ के हम क्या करते हैं, जो रबड़ रिंग आती है ना, जिसके जो हम नोट्स वगैरह लगाने में यूज़ करते हैं या हेयर में हम यूज़ करते हैं लगाने के लिए, ठीक है, वो जो रबर होता है, उस रबर को अगर तुम दोनों एंड से पकड़ के क्या करोगे, खींचोगे, और खींचोगे तो उसकी लंबाई में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। लेकिन जैसे ही तुम उसको छोड़ते हो तो वापस अपने क्या आ जाता है, मूल स्थिति में, पुनः स्थिति में और प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे हम, प्रत्यास्थता। इस प्रकार के गुण को हम क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थता। देखो यहाँ पे परिभाषा लिखी है, ये रही, किसी पिंड का वे गुण जिसे प्रत्यारोपित बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है। तो ऐसे हम गुण को क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थता। ठीक है, ऐसे गुण को हम क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थता। ठीक है, देखो तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे गुण को हम क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थता। और इस समय जो आकार में उसके परिवर्तन होता है, ऐसे आकार को बदला हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ विरूपण। दो चीज़ें नहीं मिली यहाँ से, एक तो प्रत्यास्थता मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, अगर बल लगा रहे तो जिसकी वजह से उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, जैसे हम बल वापस हटा लेते हैं तो पदार्थ क्या करता है, अपनी मूल स्थिति में पुनः वापस प्रारंभिक स्थिति प्रारंभ अगर ग्रहण कर ले, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ऐसे गुण को हम क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थता। और उस समय उसके आकार में जो परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ विरूपण। ठीक है, तो इसी का दूसरा वर्ड क्या आ जाएगा, अप्रत्यास्थता। अप्रत्यास्थता मतलब तुम बल लगा रहे तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन बल लगाने के बाद अगर वापस बल हटा लेते हो तो उसका आकार वापस पुनः नहीं आता है, पुनः प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ऐसे पदार्थ के गुण को हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यास्थता। तो उसके लिए क्या कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक कोई धातु का एक ब्लॉक जैसा रखा हुआ, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसको हथौड़े से मार मार के इसका आकार क्या कर देते, एकदम पतला सा ऐसा बना दिया। ठीक है, मारोगे तो उसकी मोटाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हाँ, हाथ से नहीं कर पाओगे, लेकिन हथौड़े से अगर तुम बल लगाओगे या मशीन से उस पर बल लगाएंगे तो चीज़ क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी, तो उसका आकार बदल गया। लेकिन अब जैसे ही तुमने बल लगाना बंद किया तो क्या वापस अपनी मूल स्थिति में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ के गुण को हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यास्थता, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिकता। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिकता। या फिर ऐसे पदार्थ को क्या बोले, ऐसे गुण को क्या बोलेंगे, प्लास्टिकता, और इस पदार्थ को क्या बोलेंगे, प्लास्टिक। ठीक है, अब देखो इसके लिए और एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो प्लास्टिक अगर तुमने कभी देखा हो, ठीक है, प्लास्टिक देखा हो जो हम क्या कर, जिसके अंदर हम वेजिटेबल व सब्जी वगैरह या शॉप से जो चीज़ें लेके आते हैं, उस प्लास्टिक को अगर तुम खींचोगे तो आसानी से उसके आकार में परिवर्तन होता है। जैसे ही तुम उस पर बल लगाना बंद कर दो, क्या प्लास्टिक अपने आप पुनः मूल आकृति में या मूल स्थिति में आ पाती है, नहीं आ पाती है। तो इस प्रकार के गुण को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिकता, और ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। तो यहाँ से देखो दो चीज़ें हमें मिली, प्रत्यास्थता और प्रत्यास्थ विरूपण, जो अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं, और जो अपनी मूल स्थिति में नहीं आ पाते ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक, और ऐसे गुण को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिकता। ठीक है, और इसके बाद अगर देखें तो अब इन चीज़ों की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, अब इस चीज़ों की इसके लिए ज़रूरत पड़ती है, अगर हम देखें
तो किसी भवन को देखो अभियांत्रिकी डिजाइनों में द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार की अहम भूमिका होती है। उदाहरण के लिए किसी भवन को डिजाइन करते समय इस्पात, कंक्रीट आदि द्रव्यों की प्रत्यास्थ प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, मतलब इन चीज़ों में अगर हमें पता होना चाहिए कि इस्पात मतलब किसकी बात करें, लोहे की। ठीक है, इस्पात मतलब इसके लिए बोल सकते हो लोहे की या फिर स्टील की चीज़ें। हम देखते हैं घर बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सलिए वगैरह का यूज़ करते हैं। तो सलिए पे कितना बल लगेगा और बल लगने के कारण वो कितना मुड़ सकता है, कितना बल वो सहन कर सकता है, उन चीज़ों का हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान पता होना चाहिए। जो बना रहे हैं उनको, इंजीनियर जो बनाते हैं उनको पता होना चाहिए कि इतना बल लगाओगे तो इतनी चीज़ करोगे तो उससे हिसाब से हो सकता है। ठीक है, तो आधी चीज़ों के लिए। या फिर बात करें जैसे यहाँ पे और एक दिया है, देखो थर्ड नेक्स्ट लाइन से कि पुल, स्वचालित वाहन, रज्जु मार्ग में इसकी मार्ग बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए अगर हमें कोई चीज़ों की ज़रूरत होती है, पुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी सलिए वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो कितना मुड़ सकता है, कितना भार सहन कर सकता है, उन चीज़ों का हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तब वो चीज़ क्या कर सकते हैं, तब उन चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं कि इतना यूज़ करोगे तो इतना बल वो क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। और दूसरा अगर देखें तो वायुयान डिज़ाइन करने के लिए वायुयान डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जो हवाई जहाज होता है तो उसका बनाने के लिए हम कौन सी चीज़ों का यूज़ करेंगे। जैसे अगर पूरा मान लो तुम किससे बना दो, लोहे से बना दो, तो लोहा इतना भारी है तो इतना भारी है तो क्या हवा में उड़ पाएगा, नहीं उड़ पाएगा। तो हमें क्या चीज़ होगी कि जो बहुत ही हल्का हो और मजबूत भी हो, वजन में हल्का हो लेकिन कैसा हो, मजबूत हो। या फिर अगर हम बात करें अगर ट्रेन की पटरी देखी हो या ब्रिज देखा हो तो ब्रिज के नीचे जो पिलर लगे होते हैं वो हमेशा इस शेप में होते हैं, देखा हो तो ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, तो हम उसको ऐसा सीधा क्यों नहीं बनाते, इस टाइप में क्यों बनाते हैं। और रेल की पटरी भी देखी हो तो ऊपर से ऐसे चौड़ी रहती है, बीच में ऐसा पतला सा बना, नीचे से वापस ऐसे चौड़ी रहती है, मीन्स आई आकार की रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ों का हम ऐसा आकार क्यों रखते हैं, ये सब चीज़ें हम इसी चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। और दूसरी चीज़ अब देखिए तो क्या होता है, कांच भंगुर होता है। भंगुर मतलब क्या चीज़ होती है, जैसे कि अगर कांच हो तो तुम कांच को अगर मोड़ना चाहो तो कांच क्या होगा, कभी मुड़ेगा नहीं, डायरेक्टली टूट जाता है। और वही तुम धातु को अगर पकड़ के करोगे तो उसको क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो भंगुर से। और अगर एग्जांपल देना, जैसे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी की अगर कोई चीज़ होती है तो उसके आकार में अगर तुम परिवर्तन करने जाओगे तो उसके आकार में कभी परिवर्तन नहीं होता है, डायरेक्टली वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ऐसी चीज़ होती है जो उसके आकार में परिवर्तन ना होके वो डायरेक्टली टूट जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, भंगुर। तो कांच भी हमारा ऐसा होता है, कांच को हम चाहे तो मोड़ नहीं सकते, जैसे ही मोड़ने की तुम ट्राई करोगे तो कांच क्या हो जाएगा, तुरंत ही टूट जाएगा। लेकिन उसी की जगह अगर धातु की छड़, धातु की प्लेट होती है तो उस पर बल लगाओगे तो उसके आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्यों होती है, इन चीज़ों के गुण ऐसे क्यों होते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम प्रश्नों के उत्तर हम क्या करेंगे, इस अध्ययन में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है इस प्रकार के प्रश्नों का, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर इस अध्ययन से प्रारंभ होगा कि अपेक्षाकृत साधारण प्रकार के लोड या बल भिन्न भिन्न ठोस पिंडों को किस प्रकार विरूपित करने का कार्य करते हैं। इस अध्याय में हम ठोसों के प्रत्यास्थ व्यवहार और यांत्रिक गुणों का अध्ययन करेंगे। जो ऐसे बहुत से प्रश्नों का हमें क्या कर देंगे, उत्तर दे देंगे कि ऐसी चीज़ें क्यों होती है, कांच भंगुर क्यों होता है, कोई पदार्थ प्रत्यास्थ क्यों होता है, कोई पदार्थ प्लास्टिक क्यों होता है, कोई पदार्थ अप्रत्यास्थ क्यों होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।